सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज थर्सडे नमस्ते है। बॉस, राम राम। नमस्ते नमस्ते प्रतीक जी। थर्सडे है, डेट हो गई है आज 16। 16 है 17? डेट कौन सी है आज? 16 आज बहुत 16 तारीख 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2025। और आज थर्सडे है, 25। ऑर्गेनन डे है भाई। और ऑर्गेनन पे डिस्कशन करेंगे और हम कंटेंट में चलेंगे। हमारा एफोरिज्म कौन सा है डॉक्टर प्रशांत? 207 चलेगा आज सर। 207 तो नहीं चलेगा, या तो 206 चलेगा। 204 205 हो गया। अच्छा 206 हो गया था बेटा, हो गया हाँ था। जी। हाँ नहीं बिल्कुल, हम इसलिए कर लिए थे, मैंने कहा चलो एक और कर लेते हैं ऐसा उस दिन। तो बेसिकली कंटेंट में हम चल के देखते हैं 207 में क्या बताना चाह रहे हैं हनीमैन साहब। 207 में कहना चाह रहे हैं कि इंक्वायरी इनटू द ट्रीटमेंट्स प्रीवियसली एम्प्लॉयड। जब आपके पास, हमारे पास पेशेंट आता है क्रॉनिक डिजीज का या कोई, तो हम उसकी इंक्वायरी करें कि इससे पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ले रखे हैं, उनकी इंक्वायरी इनटू द ट्रीटमेंट्स प्रीवियसली एम्प्लॉयड। ऐसा ही भाव आ रहा है मुझे तो, या ट्रीटमेंट से पहले की इंक्वायरी तो खैर वो केस स्टडी थी। इंक्वायरी इनटू द ट्रीटमेंट्स प्रीवियसली एम्प्लॉयड। तो 20 बिल्कुल वही बॉस, जो आपने अब तक पहले, इससे पहले हमारे पास आने से पहले क्या 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 किया, यूज किए हैं। गुड। हाँ जी। 207 एफोरिज्म में कह रहे हो, पेज नंबर 246 पे है ये, जिसको ना मिल रहा हो। कह रहे हैं व्हेन द अबव इंफॉर्मेशन हैज बीन गेन्ड, it still remains for the homeopathic physician to ascertain what kinds of allopathic treatment had up to that date been adopted for the chronic disease, what perturbing medicines had been chiefly and most frequently employed, also what mineral baths had been used and what effect these had produced. In order to understand in some measure the degeneration of the disease from its original state, and where possible to correct in part these pernicious artificial operations, or to enable him to avoid the employment of medicines that have already been improperly used. तो बेसिकली इससे पहले जब 206 में ये बात कर रहे थे कि भाई ट्रीटमेंट करने से पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें कि क्रॉनिक मियाजम के, यानी कि ट्रू क्रॉनिक डिजीज को ही हम ठीक कर रहे हैं, कहीं स्यूडो क्रॉनिक तो नहीं है, या फिर इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रखा ये एक मियाजम से दूसरा। ये सारी जानकारी करने के बाद हनीमैन साहब कह रहे हैं कि अब जब एक बार ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तब भी हमें रह जाता है एक पार्ट, स्टिल रिमेन्स फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट काइंड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट हैड अप टू दैट डेट बीन अडॉप्टेड फॉर द क्रॉनिक डिजीज। तो अब हमारे पास एक और बच जाता है होम्योपैथिक फिजिशियन के पास ये तय करने को कि भाई एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपने अब तक इस डेट तक क्या क्या अडेप्ट कर रखा है इस क्रॉनिक डिजीज के लिए, ये पता करना। व्हाट परटर्बिंग मेडिसिन हैड बीन चीफली एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड, ये जानना, ये तय करना रह जाता है कि क्या कौन सी मेडिसिन परटर्ब करने वाली, जो कहते हैं ना काम खराब करने वाली, अनसेटल करने वाली, रास्ते से हटाने के लिए भटकाने वाली, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन आपने मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय कर रखी हैं, ये जानना जरूरी है। और कह रहे हैं ऑल्सो व्हाट मिनरल बाथ्स हैड बीन यूज्ड एंड व्हाट इफेक्ट दीज हैड प्रोड्यूस्ड, और ये भी जानिए, ये भी पता करिए कि कोई मिनरल बाथ्स वगैरह तो नहीं ले रहा, कोई मिनरल बाथ इसने यूज किए हैं क्या जिसने कुछ इफेक्ट्स पैदा कर रखे हों, ये सब जानना तय करना रह जाता। कह रहे हैं किस लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन सम मेजर एंड डिजनरेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ पाए कि ऐसा कौन सा मेजर है जिसने डिजीज को डिजनरेट कर दिया है उसकी ओरिजिनल स्टेट से, नेचुरल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट ऑफ द
डिजीज से ऐसा कौन सा मेजर है इसका अपनाया हुआ जिसने इस डिजीज को डिजेनरेट कर दिया एक तरह से। डेविएट नहीं कहा अमित शर्मा, अमित पाल, डिजेनरेट कहा हाँ है जी भाई। हाँ, मात्र ऐसा नहीं है कि डेविएट करती हो, डिजेनरेट कर देती है। डिजेनरेट का मतलब है, आप डिजेनरेशन देख लो, कितना एक तरह से खराब ही कर देती है मेडिसिन की मिलावट किसी ओरिजिनल स्टेट को। एंड वेयर पॉसिबल, और फिर ये इसलिए जानना जरूरी है कि वेयर पॉसिबल टू करेक्ट इन पार्ट दीज परनीशियस आर्टिफिशियल ऑपरेशंस। तो ये जो परनीशियस आर्टिफिशियल ऑपरेशंस हैं इन्हें हम संभवतः या संभव हो सके तो करेक्ट करें, इसलिए जानना जरूरी है उनको। और टू एनेबल हिम टू अवॉइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन दैट हैव ऑलरेडी बीन इम्प्रॉपरली यूज, और या फिर हम उस सक्षम हो सकें या उसे हम बता सकें कि जो वो अवॉइड करे उन मेडिसिन को जो ऑलरेडी अब तक इम्प्रॉपरली यूज कर रहा है, उनको मना करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमें पिछला जानना जरूरी है। तो तीन बातें आ गई, हमें डिजेनरेशन डिजीज किससे हुआ ये पता चल जाएगा, ठीक है जी। उसको जो परनीशियस आर्टिफिशियल ऑपरेशंस हैं उन्हें करेक्ट करने में हमें मदद मिलेगी। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अगर वो मेडिसिन ले रहा है ऐसी जो को उसको गड़बड़ कर रही है, उसको हम रोकने में, अवॉइड करने में सक्षम हो जाएंगे उसे बता करके। तो ये था हाँ आपका जी बिल्कुल। 207। 208 और 209 एफोरिज्म एक साथ हैं। इसके कंटेंट में 28 पेज नंबर पे हम देखते हैं 208 209 में कह रहे हैं कि द अदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज नेसेसरी फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ द मॉर्बिड पिक्चर ऑफ द क्रोनिक डिजीज। कुछ दूसरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो आवश्यक हैं, जिनका अंदेशा होता है किसी मॉर्बिड पिक्चर ऑफ क्रोनिक डिजीज के संबंध से, उनकी जानकारी हमें कैसे करनी है, वो 208 और 209 में। अदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, प्रिलिमिनरी का मतलब पहले से ही इंक्वायर करना है, जो आवश्यक इंक्वायरी करनी है पहले से पहले, तो वो क्या है 208 209 एक साथ है। कह रहे हैं 208 एफोरिज्म में कि द एज ऑफ द पेशेंट, हिज मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, हिज ऑक्यूपेशन, हिज डोमेस्टिक पोजीशन, his social relations and so forth must next be taken into consideration। अदर प्रिलिमिनरी में ये वाली इंक्वायरी है कि उसकी एज का पता करो, उसकी मोड ऑफ लिविंग और डाइट का पता करो। एक तरह से एफोरिज्म नंबर 5 को जोड़ के यहाँ बात की जा रही है, उसमें भी यही बताया था। उसका ऑक्यूपेशन को पता करो, क्या काम क्या करता है, उसके डोमेस्टिक पोजीशन क्या है, घरेलू स्थिति क्या है उसकी, ये सब आ जाएंगे अमित भाई। घर में झगड़े, डिस्कॉर्ड, ये वो। हिज सोशल रिलेशन एंड सो फोर्थ मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडर, उसके सोशल रिलेशन कैसे हैं, और सो फोर्थ का मतलब है और भी कुछ जो बचेगा उसको हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, हमें संज्ञान करें में लेना चाहिए। इसी तरह की चीजें। हाँ हाँ, जी। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर दीज थिंग्स हैव टेंडेड टू इंक्रीज हिज मेलेडी। ये हमें क्यों करना है, हम ताकि हम ये तय कर सकें कि इनमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जिसकी टेंडेंसी ऐसी हो जो इसकी मेलेडी को इंक्रीज कर रही हो, और इन हाउ फार दे में फेवर और हिंडर द ट्रीटमेंट, या कितनी ये फेवर में जा सकती है, किस तरह के मैनेजमेंट, किस तरह की परिस्थिति इनमें से, और किस तरह से कोई ट्रीटमेंट को रोक रही है, कौन सी तो फेवर में जा रही है इनमें से और कौन सी ट्रीटमेंट में रुकावट डाल रही है, उस क्रम में जानने के लिए, उस क्रम में यूज करने के लिए ऊपर की नॉलेज को जरूरी है लेना। कह रहे हैं इन लाइक मैनर द स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन एंड माइंड मस्ट बी अटेंडेड टू लर्न वेदर द प्रेजेंट एनी ऑब्स्टेकल्स टू द ट्रीटमेंट और रिक्वायर्स टू बी डायरेक्टेड, एनकरेज और मॉडिफाइड। और बिल्कुल इसी तरीके, इसी ढंग से, इन लाइक मैनर द स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन एंड माइंड मस्ट बी अटेंडेड, हम ठीक इसी तरह प्रकार से हम उस पेशेंट का डिस्पोजिशन और माइंड, डिस्पोजिशन एंड माइंड को भी अटेंड करेंगे, हम उसे भी देखेंगे कि किस तरह का डिस्पोजिशन है और माइंड है इस बंदे। क्यों?
to learn whether that present any obstacle to the treatment. डिस्पोजिशन और माइंड को हम इसलिए जरूर देखेंगे, ये सीखने के लिए, जानने के लिए कि कोई ऑब्स्टेकल ट्रीटमेंट के लिए प्रेजेंट तो नहीं है इसके डिस्पोजिशन और माइंड के हिसाब से। यानी कि कोई बंदा डिस्पोजिशन में सॉफ्ट है, एक तरह से माइल्ड यील्डिंग है, और वो ऐसे ऐसे उसमें रह रहा है जहां थोड़ा सा रूड एटमॉस्फेयर है, तो वो ऑब्स्टेकल बन जाएगा अमित भाई उसके ट्रीटमेंट का। हाँ जी बस। हाँ, और मेडिसिन को उठाने में तो हम पकड़ेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे भाई ये जो सेंसिटिव बंदा है, इसको थोड़ा सा सॉफ्टली लेना। अमित भाई तो आप और हम जानते हैं, बच्चे तो शायद नहीं जानते, अमितपाल भाई भी पता नहीं थे ओमवीर के समय पे। ओमवीर सेंसिटिव बंदा था, तो हमारे मलिक सर उस समय बड़े हार्ड होते थे, सख्त मिजाजी होते थे, लेकिन ओमवीर को फिर भी वो उसके डिस्पोजिशन के हिसाब से ही हैंडल किया करते थे दोस्त, क्योंकि वो जानते थे। और वो चैम्बर में जाने वाले हर बच्चे को, हमारे सर में ये क्वालिटी है और थी और है, और अब तो और भी गजब की है कि वो एक झलक में देख लेते हैं कि इस डिस्पोजिशन को मुझे कैसे डील करना है। टूल वही बात है कि जिसको कहते हैं ना कि आप सभी को एक छड़ी से नहीं हाँकेंगे। हाँ। हमारे को ये बात है कि आपको जिस चीज को सही करना है, बड़े सर ने कहा ना कि डॉक्टर का, फिजिशियन का काम क्या, फिजिशियन की वो है जो बताया करते थे कि भाई फिजिशियन की डेफिनेशन ही ये है कि वो भी एक तरह से का मैकेनिक है, कि उसे चीजों को सही करना है। अब उसे लकड़ी को सही करना है कि पत्थर को सही करना है कि लोहे को सही करना है। इसी तरह से हमारे डिस्पोजिशंस हैं, और हाँ। यहाँ पर सब बच्चों के या सब लोगों के हमारे सामने दो चीजें दोनों देखो अलग अलग आ गई। मेंटल सिम्टम हम लोग लेते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मेंटल सिम्टम अलग हो गए और डिस्पोजिशन अलग हो गया। डिस्पोजिशन यूजुअल डिस्पोजिशन होता है, और मेंटल सिम्टम्स जो है वो उसके चेंज होते रहते हैं। और मेंटल सिम्टम में माइंड में दोनों चीज आएगी। माइंड जो है वो, इन्होंने डॉक्टर हैनमैन साहब ने बहुत जरा से सारे डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। माइंड का मतलब उसका इंटेलेक्ट और इमोशन, माइंड का मतलब उसका इंटेलेक्ट और इमोशन, और डिस्पोजिशन का मतलब अधिकतर उसकी सेंसिटिविटी, व्हाट वी आर डिस्पोज्ड टू एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और डॉक्टर हैनमैन इसलिए इन्होंने साफ साफ फिर दोबारा आ जाए तो सारी चीजों के साथ में उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका लिविंग है, डाइट है, क्या करता है आसपास के, जैसे हम पूरी केस स्टडी में पूछते हैं ना भाई कि ये बाकी सब लोगों के साथ कैसे रहता है, डोमेस्टिक रिलेशंस में आता है तो पता चला ये तो बड़ा, हाँ जी, बहुत बहुत माइल्ड, स्कूल में कह रहे थे बड़ा माइल्ड आदमी है, या कैसा बच्चा है, या ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। और घर पे पूछो, अरे ये तो साला बहुत बड़ा वाला है। हाँ। ये घर पे तो ऐसे कर देता है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, तो ये नॉलेज दो जगह काम आएंगी अमित भाई, दो जगह काम आएंगी ये नॉलेज। हमें मैनेजमेंट कैसे करना पेशेंट का उसमें, और हमें सिलेक्शन कैसे करना रेमेडी का उसमें, दोनों में मदद करेगी ये नॉलेज। हम कैसे उसको मैनेज करेंगे केस को। और इसमें लिखा भी है, लास्ट की लाइन पूरी कर लूं, अभी डॉक्टर श्रेय शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं टू लर्न वेदर दैट प्रेजेंट एनी ऑब्स्टेकल टू द ट्रीटमेंट और रिक्वायर्स टू बी डायरेक्टेड, एनकरेज्ड और मॉडिफाइड। ये सब जानना इसलिए जरूरी है। कहीं पहली बात तो ये देखें कि कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं बन रहा ट्रीटमेंट में, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जिनको हम डायरेक्ट करें, उसे हम बताएं, जिनके प्रति हम उसे एनकरेज करें, या जिनको हमें मॉडिफाई कराने की जरूरत है, फिर हम उस तरीके से मॉडिफाई भी करा सकते हैं। हाँ भाई सर, कुछ कह रहे थे? सर, जो चेंज डिस्पोजिशन है या जो ओरिजिनल डिस्पोजिशन है, अगर हमें मेडिसिन देनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्पोजिशन ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। कि अगर मतलब डिसीज स्टेट में अगर चेंज डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगता है तो वो चीज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर हमें दोनों डिस्पोजिशन कंसिडर करने होंगे। डॉक्टर शेख, ये बात हुई हमारी एक्यूट और क्रॉनिक स्टेट में। अगर हमारे को एक्यूट स्टेट निकालनी है, वी मस्ट थिंक अबाउट द चेंज डिस्पोजिशन। अभी आगे या तो आ चुका है या आगे आने वाला है, 201 में है शायद ये ना,
और 211 12 13 में आएंगे। 211 12 13 में आएंगे। और जो ओरिजिनल, जब हमारे को क्रॉनिक चीज को ठीक करना है तो हमें ओरिजिनल डिस्पोजिशन उसका देखना पड़ेगा, बेसिक डिस्पोजिशन देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्यूट स्टेट है तो चेंज डिस्पोजिशन काम आएगा। हाँ, अब मेरा कहने का मतलब सर ये है कि समझ लो एक इंसान का डिस्पोजिशन है और वो जब भी हाँ, बीमार पड़ता है तो फिर वो दूसरे एक पर्टिकुलर डिस्पोजिशन में जाता है जो हर बीमारी में सेम रहता है, तो वो हाँ, तो क्रॉनिक डिस्पोजिशन में आ जाएगा ना, वो फिर एक्यूट में नहीं करेगा ना। हाँ, हाँ, फिर वो बिल्कुल। हमें उसमें देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, वो सही ऐसे, बात है। वो आपने एक तरह से एक्यूट के साथ क्रॉनिक भी बता दिया, वो क्रॉनिक केस भी है अपने आप में। हाँ जी। जैसे जैसे वो है जो एलिमेंट फ्रॉम जॉय, जब भी जॉय होता है तो उसे एलिमेंट होती है, तो उसके डिस्पोजिशन से ये उसका अब क्या क्या खुशी हुई थी जिससे वो बीमार पड़ा, ये भी एक्यूट भी आ गया, और वो हर बार ऐसे होता है, उसकी क्रॉनिसिटी के साथ भी जुड़ गया, ओरिजिनल भी हो गया उसका ये, डॉक्टर श्रेय। तो जी डिस्पोजिशन सर। बेसिकली अल्टर चेंज हो सकता है एक्यूट में। और डिस्पोजिशन देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ एक बात और बता दूं, एक बार डॉक्टर आसिफ ने प्रेस्क्रिप्शन की टाइप्स बताई थी। प्रेस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं मैटेरिया मेडिका बेस भी, पिक्चर के मेडिसिन के बेस के आधार पर। प्रेस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं डिस्पोजिशन बेस भी। प्रेस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं पूरा केस स्टडी करके, एंटी मियाज्मेटिक लेवल पे जा करके। प्रेस्क्रिप्शन पीक्यूआरएस इस पे भी कर सकते हो। तो ये इवन कई सारे थे उनके ये बताए हुए। तो ये जो एलिमेंट फ्रॉम जॉय से जो हम प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं कॉफिया का, तो उसका जो बेस है, हम डिस्पोजिशन बेस्ड प्रेस्क्रिप्शन इसका कर रहे हैं एक तरह से। तो जो चेंज मिलता है एक्यूट में, वहां तो वैल्यूएबल है ही जो अमित शर्मा कह रहे थे। लेकिन जो आपने कहा, अगर कोई बार बार जाकर के उसी टाइप की परेशानी में गिरता है तो वो उसके ओरिजिनल डिस्पोजिशन को या क्रॉनिक ओरिजिनल भी है। एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ भी आपको डायरेक्ट कर देती है वो चीज। बस क्योंकि जी ये वो दे- टेंडेंसी टू हो जाती है ना, कि वो उसकी हाँ, टेंडेंसी। वो टेंडेंसी टू हो जाती है। जितनी भी टेंडेंसी टू है, ये सारी उसके ओरिजिनल डिस्पोजिशन से या उससे जुड़ेंगी, ये एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट से। डॉक्टर जी सर। श्रेय, इसमें बहुत सारे हमारे डिस्पोजिशन ही ऐसे बता देते हैं कि जो जिद्दी होते हैं वो बदलते ही नहीं, कि भाई मेरी तबीयत खराब होगी तो भी ऐसे ही था, और मेरी तबीयत खराब नहीं हुई तो भी मैं ऐसे ही था। वो जिद्दी होते हैं। और जो ऐसे होते हैं कि हाँ यार ठीक है, तबीयत खराब होते ही जो चूहे बन जाता है फिर दोबारा निकल कर आ जाता है, वो डिस्पोजिशन उनका वो वाला है कि सॉफ्ट और सुपीरियर वाला, या क्या कहते हैं कि भैया अपना काम निकालने वाले वो लोग हैं। हाँ, तो डिस्पोजिशन से और हमें बहुत सारी डायरेक्शंस मिलेंगी। और ये तो है ही, आपकी बात बिल्कुल सही आई, दोनों चीजें आ जाती है। अगर हमने देखा, हमने एक चेंज डिस्पोजिशन पर मेडिसिन दे दी और उसके बाद दोबारा फिर उसको उसी तरह के आ रहा है, तिबारा आ रहा है, तो इसका मतलब अभी हमने एक्यूट ट्रीटमेंट तो कर दिया, उसकी मियाज्मेटिक नहीं दी। हाँ, तो पहली बात तो मियाज्मेटिक की भी गुंजाइश है, इस उसकी केस को समझ लो, इस केस को समझ लो कि ये एक्यूट की तरह से आ जरूर रहा है आपके पास, लेकिन ये हाँ जी, क्रॉनिक केस है। क्रॉनिक केस है। इसको फिर आप क्रॉनिक केस की तरह से डील करेंगे डॉक्टर क्रॉनिक श्रेय। केस इस तरह से जी सर। करेंगे, है ना। तो जी ये सर। चीजें हो गई। और ये जो बस देखो, एक चीज एकदम से आपको करते करते कहोगे बोलता रहता, याद आ गई ये जो है ना डॉक्टर हनीमैन, ये जो लिखा है, इन ए लाइक माइंड द स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन एंड माइंड मस्ट बी अटेंडेड टू लर्न वेदर दैट प्रेजेंट एनी ऑब्स्टिकल टू ट्रीटमेंट और रिक्वायर्स डायरेक्टेड, एनकरेज और मॉडिफाइड। महावीर सर कहा करते थे, कह रहे जैसे उनको मिलते थे लाइकोपोडियम को, कहते थे ना महावीर सर, उसके माँ बाप से कहते थे, कह रहे अरे ऐसा है, इससे बात जब करियो जब तेरे हाथ में जूता हो। ये हमारे को ये समझना होता है कि ये जूते के आ रहे हैं या कौन सा डिस्पोजिशन। अभी आपने जैसे भैया का ही एग्जांपल हो जाता, वो देखते ही ये ज्यादा बोलने वाला है तो उसको बिल्कुल एकदम डांट के चुप करा देते हैं, क्योंकि उसका डिस्पोजिशन ऐसा है कि वो अगर हमने उसे हल्की सी भी ढील दी वो हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। कौन सा डिस्पोजिशन ऐसा है जिसे हमें प्यार से हैंडल करना है, अगर हमने इसे हल्का सा भी डांट दिया तो दिक्कत में आ जाएगा। कल मेरे पास एक केस आया बॉस, एक छोटे से बच्चे का था,
क्या इसको कैसे, मतलब बहुत मतलब छोटा, मेरे को ऐसे ध्यान, हाँ छोटे बच्चे का था, तो उसमें ये हुआ कि भाई मेरे दोस्त नहीं है क्या है, तो उसको उसके दोस्त बहुत सारे हैं, वो कहता जी कभी है, लेकिन मेरा मन ये होता है कि मैं नए नए दोस्त बनाऊं, और नए दोस्त बनाता हूं तो पुराने वाले ये सोचते हैं ये हमें छोड़ दे रहा है, उसे इस बात की, फिर वो अपने आप को कहता है यार कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरे से ऐसे तो नहीं हो गया, तो बस एक रूब्रिक उठा के निकल के, पता है क्या यार, वो हर जगह अपने आप को कह रहा है ना, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ, या एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी सी चीजों को लेके वो हमारे साथ ये होता था, दोस्त ने छोड़ दिया, इसने हो दिया, उसकी परेशानियां भी इसी तरह की थी, एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट को लेके तो वो परेशान था ही था। अब उसने दोस्त ने ये कह दिया कि तूने तो हमें छोड़ दिया, जबकि वो दूसरे क्लास में चला गया या क्या हुआ, तो वो ये कहने लगा, तो इसमें रूब्रिक एकदम से मेरे को एक लगा कि एंजाइटी कंसाइंस ऑफ ट्रिपल्स अबाउट, एक तो एंजाइटी ट्रिपल्स अबाउट है ही है, उसको सिप्लिटिक हमने कैसे कर दिया, एंजाइटी कंसाइंस में और ले गया कि मेरी गलती, मेरे से या कैसे, और वो छोटी छोटी सी चीजों को लेके उसमें है। अब जब हमें ये पता चल गई कि ये आदमी छोटी छोटी चीजों को लेकर सेंसिटिव है, तो इसका मतलब हमें उससे बात करते टाइम भी हम एज अ फिजिशियन ये ध्यान रखना होगा कि इसको इस तरह की चीजें दिक्कत कर देती हैं, उन चीजों को अवॉइड करें, या उसके उसको घर परिवार में इमोशनली इस तरह की चीजें हो रही हैं, हाँ उसको एक तरह से एजिटेट करने से बच सकते हैं हम, किसी भी तरह से हम उसको एजिटेट नहीं करेंगे, अगर प्यार से डील करने जाए वाला डिस्पोजिशन है उसे प्यार से करेंगे, ताकि हमें उसको डिसहार्मनी में ना पहुंच जाए, वो उसको डिसहार्मनी में किसी तरह से ना जाए, वो उससे बचाने के लिए हम फिर अकॉर्डिंगली उसको डील कर सकते हैं, यदि हमें नॉलेज होगी इस चीज की, तो ये है। हाँ जी। तो 209 में कह रहे हैं, 209 में कुछ और बता रहे हैं, थोड़ी और बच गई हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, कह रहे हैं कि आफ्टर दिस डन द फिजिशियन शुड एंडेवर इन रिपीटेड कन्वर्सेशंस with the patient to trace the picture of his disease as completely as possible। यह सब कुछ करने के बाद फिजिशियन को चाहिए कि वो कोशिश करे बार बार रिपीटेड कन्वर्सेशन के साथ, पेशेंट के साथ बार बार बात करे, और ट्रेस करे पिक्चर ऑफ हिज डिजीज को कंप्लीटली कर ले, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन अबव, जो ऊपर डायरेक्शंस दी गई हैं, जो केस स्टडी में दी गई हैं, उसके हिसाब से, इन ऑर्डर टू बी एबल टू इल्यूसिडेट द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिक्यूलियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। वो सब इसलिए करे ताकि वो सक्षम हो सके, फिजिशियन सक्षम हो सके स्पष्ट करने में, क्लियर करने में एक मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को, in accordance with which he select the first antisoric or other remedies having the greatest symptomatic resemblance, ताकि फिर वो सिलेक्ट कर सके पहली एंटीसोरिक या दूसरी रेमेडी ग्रेटेस्ट सिम्टोमेटिक रिजेम्बलेंस के साथ मेल खाती हुई, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड सो फोर्थ, जिससे ट्रीटमेंट की वो शुरुआत करे और उसी तरह से फिर वो आगे भी बढ़ता रहे। ये सब इसलिए करना है भाई। हनीमैन साहब ने यहाँ एक तरह से इसका बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। यहाँ तक का एक पार्ट पूरा हो जाएगा, और जो अब आपकी इंक्वायरीज थी डिस्पोजिशन, अब आगे 210 से लेकर के 230 तक, हाँ 210 से 230 तक, अब फिर अलग एक ग्रुप चलेगा, उसमें कहेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेस। तो वहां पर ये ग्रुप बिल्कुल अलग है, जिसमें 210 से लेकर के 230 तक जो आपके अब देखो, पहले हमें इन्होंने एक्यूट का बताया था, फिर ये क्रॉनिक के लेके आए, सूडो क्रॉनिक को अलग कर दिया, अब लेके आए एक अलग कैटेगरी अदर क्लास ऑफ डिजीज, एक तरह से मेंटल और इमोशनल डिजीज के रूप में। अदर क्लास ऑफ डिजीज कहा है, अदरवाइज फिर इसमें ये भी कहेंगे कि ये अदर क्लास नहीं है, ये है इन्हीं से जुड़े हुए दूसरा पहलू, कॉर्पोरियल की जगह नॉन कॉर्पोरियल वाला पहलू है ये इन डिजीज का। तो इनको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, जिनको हम मेंटल और इमोशनल डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, कर लेते हैं इसमें 210। हाँ अमित, नहीं अभी है टाइम हमारे पास 10 मिनट। ये कह रहा हूँ, नहीं इसीलिए कह रहा हूँ, ये वाला जो है ना,
इसमें देखिए जो 209 है उसमें डॉक्टर हनीमैन साहब ने और हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें और वो बता के चले गए कि हमारे को पेशेंट के साथ में हमने एक बार या हमने बहुत अच्छे से केस स्टडी करके उसको दवाई दी और हाँ। उसको फायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है सारी की सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो बार बार कहीं कुछ रह रहा है। तो डॉक्टर हनीमैन साहब कह रहे हैं ना कि हमारे को पेशेंट के साथ रिपीटेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं हाँ, हाँ, और उसके क्या कहते हैं इन ऑर्डर in to trace the picture of his disease as completely as possible according to direction given above in order to be able to elucidate the most striking and peculiar symptom. हाँ, In according then we select his first antisoric. हाँ, देखो बस बात ये है कि हम एक जगह हम लोग ना अटक जाते हैं कि हमने तो एंटीसोरिक दे दी, हमने तो एंटीसोरिक दे दी। भाई फर्स्ट एंटीसोरिक डॉक्टर हनीमैन साहब ने कहा, हमने उससे बहुत अच्छे बात करी, हमने उससे सारी की सारी चीजें करी। तो बीच बीच में कुछ बच्चों के या उनके होते थे ना कि एंटीसोरिक जो है वो चेंज होती है। हाँ डॉक्टर हनीमैन साहब ने लिखा तो है इन फर्स्ट एंटीसोरिक या और अदर रेमेडी। अगर हमने मेडिसिन दी और हमारे बात होते होते पता चला कि हाँ भाई इतने सारे सिम्टम्स के ठीक हो गए, लेकिन अभी ये बचा हुआ है, इसका मतलब अभी उसकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी बची हुई है, अभी और समझना पड़ेगा तो मेडिसिन चेंज लेकिन पता है अमित भाई, आप एक दूसरी भाव, आपका दूसरा भाव थोड़ा सा यहाँ ज्यादा जुड़ रहा है। बेसिकली अभी आपने कोई दवाई नहीं दी थी, पहली बार आपके पास मरीज आया, ये उनकी बात हो रही है। एक बात सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 171 की। आप जो बात कर रहे हैं कि आप जो सुनो तो सही एक बार आप मेरी बात। यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले आप पहली एंटीसोरिक रेमेडी एक प्रॉपर ला सको, इसके लिए सारा कुछ करो। एक बात। अब जो आप कह रहे हैं कि अब हमारे अगले कदम क्या होते हैं, अगली सिचुएशंस क्या होती है हमारे पास, कि आपने फर्स्ट एंटीसोरिक मेडिसिन बेस्ट सेलेक्टेड दे दी, आगे पिक्चर चेंज हो गई। फिर तो अब जब आगे पिक्चर चेंज होगी तो फिर आप आगे एक दूसरी एंटीसोरिक चुनोगे, फिर तीसरी भी चुन सकते हो अकॉर्डिंग टू टोटलिटी। लेकिन इस एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने बिल्कुल एक नई शुरुआत के साथ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जब आपका केस आगे बढ़ गया है, आप दे चुके हो पहले, फिर वो उसको फॉलो करेगा 171। एक तरह से मैं वो कहना चाह रहा हूँ। हाँ ऐसे मान लेंगे। हाँ नहीं मानना नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब एक चीज और आ गई कि हम इस बात पे भी आए, डॉक्टर हनीमैन साहब वाकई यही कहा करते थे शायद कि अगर पहली बार में नहीं आई तो उसे प्लेसिबो देकर या उसे कोई देकर छोड़ दो। आप आधा अधूरा मत पकड़ो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको एसल दे दो। ये बहुत अच्छी बात कह दी आपने। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इन रिपीटेड कन्वर्सेशन, अगर पहले कन्वर्सेशन से चीज ठीक नहीं हुई है, चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, तो रिपीटेड करो। अभी दवाई देने से पहले ही दवाई, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कंप्लीट द सिम्टम। दीप शिखा बस इसमें ये पार्ट जुड़ सकता है कि कंप्लीट द सिम्टम अगेन एंड अगेन। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब तक आपका कंप्लीट सिम्टम ना हो जाए, जब तक आपका कैरेक्टरिस्टिक निकल के ना आपके सामने क्लियर कट आ जाए, तब तक आप उसको मेडिसिन मत दो। हैनीमैन साहब का ये कहना है। हाँ जी, पहली मेडिसिन है ना, तो वो तैयारी है बेसिकली। और बहुत अच्छा आपने जोड़ा भी, आपने बात इसको मैच्योर कर दी, बल्कि आपके डिस्कशन ने इसको ऐसे मैच्योर कर दिया कि ये प्रक्रिया फिर आपके थ्रू आउट चलती रहेगी। जब भी पेशेंट का फॉलो अप आएगा, आप फिर भी हल्के में नहीं लेंगे। जो आप कह रहे थे ना अभी के आप ये मत सोच के बैठ जाना कि दे दी दवाई, अब मैंने तो एंटीसोरिक दे दी, अब दूसरी क्यों दूं। वो आपने दूसरे पार्ट को यहाँ जोड़ के ये पूरी पिक्चर, एक तरह से ट्रीटमेंट कैसे करना है वो पूरी कर दी है। ठीक है भाई, तो चलो खैर यहीं रुकते हैं फिर। अब तो ये नया सेशन नए उससे करेंगे 210 से लेकर के 230 तक का। ये बहुत ही सुंदर है। किसी की कोई क्वेरी है तो वो बात कर सकता है। इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये। हाँ, कोई किसी का कोई सवाल है ना कि किसी पेशेंट की एक से ज्यादा एंटीसोरिक हो सकती है ना। हाँ, 171 में यही तो कहा, इसलिए तो बहुत अच्छा भाव जुड़ गया अमित भैया का यहाँ। अमित श्रेय में यही तो कह रहा हूँ कि आपने तो आपके डिस्कशन ने तो इसे और कंप्लीट कर दिया। भाई शुरुआत तो करनी है 209 के बाद। जब 209 तक की सारी बात पूरी हो गई तो आप शुरू करेंगे।
अब जब आपने शुरू कर दी, आपने उस समय की बहुत अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन दे दी पहली, अब केस थोड़ा सा आगे चला और वो रुक गया, या फिर जो नई टोटलिटी बनी अब वो मेडिसिन मैच नहीं कर रही, तो वहां फिर हैनीमैन साहब 171 में कह रहे हैं खास करके इन नॉन विनेरियल क्रोनिक डिजीज, यानी कि जो सोरा जिनके पीछे है, द मोस्ट कॉमनली जो बहुत ज्यादा देखा जाता है, देयरफॉर दैट अराइज फ्रॉम सोरा, यानी कि जो सोरा से अराइज होते हैं, when often require in order to effect a cure to give several antisoric remedies in succession, जो अमित शर्मा कह रहे थे अभी, डॉक्टर श्रेय। जी अब जी every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy। जब भी आप नई रेमेडी चुनोगे वो बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए, कंसोनेंस में होनी चाहिए, जो बचा हुआ ग्रुप ऑफ सिम्टम है उस जो पहले वाली डोज जो दी है रेमेडी की, उसके बाद जो बचा हुआ सिम्टम्स की टोटलिटी जिसको मेडिसिन को मैच करे वो देनी पड़ेगी। लेकिन मजे की बात ये हो गई है कि आपके पास जब केस आ रहा है, क्रॉनिक केस आ रहा है, तो उसका मोड ऑफ लिविंग, उसका डोमेस्टिक पोजीशन, सोशल रिलेशन, ये बार बार चेक नहीं करोगे आप, उस समय पर तो कंफर्म करोगे हाँ आगे क्या बदलाव आए हैं, आगे कोई हिंड्रेंस तो नहीं आ गया, या क्या डोमेस्टिक सिचुएशन पोजीशन और अनुकूल हुई है वो देखने को मिली है बड़े सर के हिसाब से, मावी सर के हिसाब से। बल्कि वहां और चेक हो जाएगी अमित शर्मा कि इसकी डोमेस्टिक पोजीशन ये हुआ करती थी, जब मेडिसिन दी इसको राइट रेमेडी तो इसकी तो डोमेस्टिक पोजीशन भी बदल गई घर में, तो ये हमारे प्रोग्नोसिस के लिए मदद करेगी, है ना श्रेय? जी सर। बस एक पेशेंट हमारी है, उसको पता चला चलते चलते, हमने कहा चिंता मत कर बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और कह रही उसका एमडी में सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। मैंने कहा तो ठीक है अब खत्म, उससे बीमारी खत्म हो गई। बीमारी चिंता ये थी कि एमडी में होना नहीं होना, पता चला नहीं जी, अब तो एमडी में सिलेक्शन भी हो गया, और बस बात होते ही उसके बाद भी ये हुआ कि इतने महीने से मेंसेस नहीं हो रहे थे, वो मेंसेस भी हो गए। लेकिन मैं तुझे बताऊं तेरा स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बेसिकली बड़े सर की तरफ जाता है हल्का सा, तू हल्के से मजाक वे में कोई स्टेटमेंट बोल के निकल लेता, अब तूने मजे मजे में कह दिया कि अब क्या हो गया केस खत्म, चल ठीक है तेरा एमडी में सिलेक्शन, भैया यहाँ नहीं रुकना, इन बच्चों को बोल दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तेरा स्वभाव है, इस स्वभाव में एक वो मतलब तेरा हो हमारा हो, लेकिन हमारे कंपैरिजन में जैसे बोल दिया था तूने, अब एमडी में सिलेक्शन हुआ है, उसके मेंसेस भी रेगुलर हो गए, उसके और चीजें, लेकिन भाई पार की नजर बनी रहनी चाहिए केस पे आखिर तक, आगे तक। तो ये बड़ा अच्छा लगा आपको, तो ठीक है। प्रीति जी वगैरह कुछ कहना है? ये सिमरन राज कौन है? प्रतीची तो मैं सिमरन राज, सिमरन राज दूसरी सिमरन है बस ये। हमें यही तो सोच रहा था, मैंने कहा सिमरन वो तो नहीं है। ना वो सिमरन तो आजकल दूसरी तैयारी में है। ओके चलो ठीक। मुरादाबाद कॉलेज से हो ना बेटा? जी। ओके ये बिटिया अभी जुड़ी है क्या? नहीं कैंप में आती है, बस ये आती है, जुड़ती है, ये भी जुड़ती है। चलो ठीक है भाई, फिर रात से जुड़ती है। हाँ ठीक है बस। ओके ठीक है, राम राम भाई सबको, नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, राम 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 राम।